Good morning, students. Today we are going to continue the chapter 5 primary activities. In the last session, we discussed different primary activities like hunting and gathering, nomadic herding, and commercial livestock rearing. Today's session is related with the agriculture and its different types. So let's start. Our first question is, what is agriculture? Agriculture is the science and art of cultivating plants and livestock. जो पौधे हैं और जो पशु हैं उनको विकसित करने की कला और विज्ञान क्या है? कृषि है। इसमें हम लोग अलग अलग तकनीक जो हैं उसका यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और पौधों को विकसित करने का काम करते हैं जो मानव के लिए यूज़फुल हैं। एग्रीकल्चर इज practiced under multiple combination of physical and socio-economic conditions which gives rise to different types of agriculture system. अब वर्ल्ड में हम लोग देखा जाए तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में भी चेंज है और फिज़िकल कंडीशंस में भी चेंज रहेगा। आज जो क्रॉप्स इक्वेटर रीजन में बोई जाती हैं उसे हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में नहीं बो सकते। तो जो क्रॉप्स हैं उनमें जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं उनका बड़ा रोल होता है कि कौन सी क्रॉप्स को किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोगों को लाना है या फिर उनको विकसित करना है। और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो कोस्टल एरिया के लोग जो हैं और जहाँ पर जो अगर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है तो हम लोग ये देखते हैं कि राइस जो है वो ज़्यादा काम में लिया जाता है। और जहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पर कोर्स जितने भी फसलें हैं उनको जो है वो यूज़ में लेते हैं। जैसे कि अगर आप राजस्थान चले आते हैं तो राजस्थान में बाजरा, मक्का ये जो है ये खाया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएँ यहाँ पर थोड़ा सा रेंज जो है वो राजस्थान के कंपैरेटिवली बढ़ जाती है तो यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। लेकिन जब हम ओडिशा और वेस्ट बंगाल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें चावल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और फिज़िकल फैक्टर्स दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। जैसे ऐसे ही कुछ टाइप्स हम लोग वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें फर्स्ट टाइप है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि नाम से स्पष्ट है कि केवल निर्वाह के लिए, केवल सबसिस्टेंस के लिए जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स कंज्यूम ऑल और नियरली ऑल ऑफ द प्रोड्यूस इज द साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी स्मॉल। जो उनकी फार्म है, फार्म साइज़ है वो क्या है, बहुत ही छोटी होती है। और फार्म साइज़ छोटी होने की वजह से और फैमिली साइज़ बड़ी होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम हो जाता है फैमिली में ही, तो वो उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पाते, उसको बेच नहीं पाते मार्केट में। तो हम लोग कह सकते हैं गहन निर्वाह कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं। पहली होती हैं आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरी है हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस मीन्स गहन निर्वाहक कृषि, गहन निर्वाहक कृषि। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका मतलब है आदिकालीन निर्वाह कृषि जो जनजातियाँ मुख्य रूप से करती हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उन एरिया में होती है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर जहाँ पर
पर किलोमीटर एरिया पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, उस एरिया में हमें कौन सी एग्रीकल्चर मिलेगी? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो देखने को मिलती है। तो हम इन दोनों एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और इनके कौन कौन से एरिया हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फील्ड्स हैं जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है उनको शिफ्ट किया जाता है टाइम के हिसाब से, तो वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहेंगे। और स्लेश एंड बर्न इसलिए कहेंगे क्योंकि ये परमानेंट नहीं की जाती हैं, ये उन एरिया में की जाती है जो फॉरेस्ट एरिया हैं, और वहाँ के ट्राइबल्स क्या करते हैं, उन फॉरेस्ट को जलाने के बाद में वहाँ पर कुछ साल वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे और फिर वापस जब वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती हैं, तो वो ट्राइबल ग्रुप्स किसी दूसरे एरिया के फॉरेस्ट को जलाएंगे और वहाँ पर फिर से एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती हैं, प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइब्स इन ट्रॉपिक्स। जितने भी ट्रॉपिकल एरिया हैं, 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया और उसके नज़दीक वाले पोर्शन, यहाँ पर हमें ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो देखने को मिलती हैं। और अगर इसकी बात करें, लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड होते हैं। डू नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इसलिए वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते हैं। केवल जो ऐश होती हैं जो उनको जलाने के बाद में मिलती है, केवल उसी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। चेंज द लैंड फ्रिक्वेंटली, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वो क्या कर देते हैं, लैंड को चेंज कर देते हैं। आफ्टर 5 years दे कम बैक अगेन, 5 साल किसी पर्टिकुलर एरिया पर वो छोड़ देते हैं उसको और 5 साल के बाद वापस उस पर जो है वो खेती करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर है उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पर इसे बोलते हैं जूमिंग। क्या बोला जाता है? जूमिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, देखिए यहाँ पर ये है सेंट्रल अमेरिका और यहाँ इसके ऊपर की तरफ है मैक्सिको। यहाँ पर जो है इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है मिल्पा। इसे क्या कहेंगे? मिल्पा। और लद्दाख इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया कहाँ है? ये यहाँ पर, ये पूरा मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इस रीजन में क्या कहा जाता है? लद्दाख। यहाँ पर लद्दाख कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे कहेंगे जूमिंग। मैक्सिको और मिड अमेरिका जो है यहाँ पर इसको कहेंगे मिल्पा। एंड इंडोनेशिया एंड जो आपका मलेशिया वाला रीजन है यहाँ पर इसे कहेंगे लद्दाख। इसके अलावा ये कौन कौन से एरिया में होती हैं अगर हम लोग बात करें तो ये अमेज़न बेसिन वाला एरिया, ब्राज़ील जहाँ पर है, और इसके अलावा मिड अफ्रीका जहाँ पर कांगो रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर हमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है। और हमारे साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो इन एरिया में सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो की जाती हैं। तो मेन एरिया हमारे ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स गहन निर्वाहक कृषि। अगर एरिया साइज़ कम है और पॉपुलेशन साइज़ बड़ी है तो वहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर होगी? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगी। और नॉर्मली दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। तो यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है मॉनसून एशिया वाला, इसे मॉनसून एशिया कहते हैं। तो इस पूरे रीजन में इस तरीके की एग्रीकल्चर जो है वो की जाती हैं। अब इसके मेनली 2 टाइप हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी।
चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि, वो कृषि जिसमें मुख्य फसल क्या होती हैं, चावल होती हैं। और दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, जिसमें चावल के अलावा दूसरी फसलों को जो है वो बोया जाता है। तो वो सारी एग्रीकल्चर जो है वो चावल के अलावा दूसरी यहाँ पर बोई जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, तो यहाँ पर मेन रहेगा डोमिनेटेड बाय राइस क्रॉप्स। फर्स्ट यहाँ पर राइस क्रॉप जो है वो डोमिनेंसी में होती हैं। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल एंड फैमिली लेबर इज़ यूज्ड। नॉर्मली मशीन्स जो हैं वो कम यूज़ में ली जाती है क्योंकि फैमिली साइज़ इतनी बड़ी होती हैं कि वो आराम से उसमें अपना वर्क कर सकते हैं। तो फैमिली लेबर ही यहाँ पर मेन होगा, क्योंकि अगर मशीन्स लगाएंगे तो उसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और कैपिटल इस एरिया के लोगों के पास में है नहीं। लेस यूज़ ऑफ मशीन्स, मैनुअल लेबर इज़ यूज्ड एंड फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज्ड। जो भी फार्म यार्ड में मैन्योर है उसको यूज़ किया जाता है। एंड यील्ड पर यूनिट इज़ हाई बट पर लेबर इज़ लो। अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें तो प्रोडक्शन हाई होता है। पर यूनिट एरिया मतलब क्योंकि वो अगर हम लोग देखें तो वो इंटेंसिव तरीके से हो रही है, इसलिए पूरा एरिया बहुत अच्छे से यूज़ में लिया जाता है, इसलिए प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लेबर के अकॉर्डिंग अगर पर लेबर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही कम है, जितना लेबर उसमें यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम लोग अदर क्रॉप्स की बात करें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, गहन निर्वाह कृषि, जिसमें चावल विहीन अगर बात करें तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। डिपेंड ऑन क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ, अदर क्रॉप आर कल्टिवेटेड। नॉर्मली इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। अब जैसे गेहूं है तो वीट प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़े कम चाहिए, लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती हैं। एंड सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत है। और रिलीफ की बात करें तो प्लेन रिलीफ होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि वहीं पर वीट प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ पर डिपेंड करता है। मेनली प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला रीज़न, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ ये मेनली प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। वीट, बार्ले, सोयाबीन, सोरगम आर कल्टिवेटेड। ये मेन फसलें हैं, वीट है, बार्ले है, सोयाबीन है, सोरगम है, ये यहाँ पर बोई जाती हैं। इन इंडिया वीट इज़ ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स का वेस्टर्न पोर्शन उत्तर प्रदेश वाले रीजन, यहाँ पर मेनली वीट जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। मिलेट्स आर ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर मिलेट्स जो हैं वो बोए जाते हैं। एंड इरिगेशन नॉर्मली यूज़ में ली जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है रेनफॉल इतना परसेंट नहीं है कि वो पूरे प्रोडक्शन के लिए जो है यूज़ आ सके, इसलिए इरिगेशन जो है वो यहाँ पर मेनली काम में ली जाती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इन दोनों के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो जो ब्लैक कलर में हमें दिखाई दे रहा है वो है वेट राइस डोमिनेंट क्रॉप। एंड अगर थोड़ा सा इस अदर क्रॉप डोमिनेटेड एरिया की बात की जाए तो इस ब्लैक से लगा हुआ जो हिस्सा है वो अदर क्रॉप डोमिनेटेड एरिया जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस। सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन ने इंट्रोड्यूस किया था। नॉर्मली फाउंड इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में ये जो है वो पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल्स, ये मेन है यहाँ की क्रॉप्स। लार्ज स्टेट की ज़रूरत है, कैपिटल, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है वो इसमें यूज़ में लिए जाते हैं। बहुत बड़े एरिया
पर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती हैं। बहुत बड़े लेवल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर पूरा होता है। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ यहाँ पर किए जाते हैं। और नॉर्मली यहाँ पर सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है कि अगर हमने एक क्रॉप का प्लांटेशन किया, फॉर एग्जांपल बनाना प्लांटेशन, तो कंप्लीट एरिया में बनाना को ही जो है वो प्राइम क्रॉप जो है उसमें रखा जाएगा और उसी के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। चीप लेबर जहाँ पर है यहाँ उसको डेवलप किया जा सकता है। जहाँ पर गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप हुई है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। तुरंत से हम लोगों को क्या होना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। अब ये किन किन एरिया में हुई है, तो नॉर्मली जो भी हमारी कॉलोनियल पावर्स थी उन कॉलोनियल पावर्स ने अपनी कॉलोनीज़ में वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से क्या किया, इन फसलों को जो है वो बोना और प्लांट करना शुरू किया। जैसे फर्स्ट द फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफ़ी इन वेस्ट अफ्रीका। अब ये जो वेस्ट अफ्रीका है ये वाला रीजन, यहाँ पर फ्रेंच ने क्या किया, कोकोआ और कॉफ़ी जो हैं उसके प्लांट्स जो हैं उसके बगीचे जो हैं वो बनाने शुरू किए। द ब्रिटिश सेटअप टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, शुगर केन एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज़। तो फर्स्ट हम लोग देखें ब्रिटिश सेटअप टी प्लांटेशन इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका की लोकेशन यहाँ है, श्रीलंका ये रहा, और नॉर्थ ईस्ट हमारा जो इंडिया का हिस्सा है यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टी प्लांटेशन करना शुरू किया। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो रबर प्लांटेशन इन मलेशिया। देखिए मलेशिया की लोकेशन कहाँ पर है, जस्ट यहाँ आपको मलेशिया मिलेगा। मलेशिया में इन्होंने किसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, मलेशिया में इन्होंने रबर प्लांटेशन शुरू किया। एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन हम लोग देख लें, वेस्ट इंडीज़ हमें मिलेगा यहाँ पर, ये वेस्ट इंडीज़ वाले रीजन है। तो यहाँ पर बनाना प्लांटेशन करना शुरू किया। स्पेनिश एंड अमेरिकन इंट्रोड्यूस कोकोनट एंड शुगर केन इन फिलीपींस। जो स्पेनिश थे और जो अमेरिकन्स थे इन्होंने कोकोनट और शुगर केन जो है गन्ना जो है उसका प्रोडक्शन शुरू किया और वहाँ पर बड़े बड़े बगीचे लगाए। फिलीपींस वाला एरिया, फिलीपींस कहाँ है उसको देख लें, ये रहा फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस है। एंड डच स्टार्टेड शुगर केन इन इंडोनेशिया। गन्ना शुगर केन स्टार्ट किया डच ने इस इंडोनेशिया वाले रीजन में। एंड कॉफ़ी फजेंडाज आर मैनेज्ड बाय ब्रिटिश इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगीचे लगाए गए, ये है ब्राज़ील, यहाँ ये ब्राज़ील है। और यहाँ पर जो कॉफ़ी प्लांटेशन है जिन एरिया में उन्हें कहा जाता है फजेंडास। तो फजेंडास को डेवलप करने के पीछे ब्रिटिशर्स का बड़ा रोल है, तो उन्होंने ब्राज़ील में फजेंडास डेवलप किए। ओके, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो मेनली यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ट्रॉपिक्स रीजन में जो है वो हमें दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की अगर बात करें, टी, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल्स। एंड अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है। और अगर सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टेक्निकल सपोर्ट होता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चीप लेबर जो है वो अवेलेबिलिटी होती थी जब कॉलोनियल पीरियड था उस समय में। और साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो नॉर्मली यूज़ में यहाँ पर लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है और एक्सपोर्ट मेन प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मेन रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले बोर्ड्स एग्ज़ाम में इन 3 जगहों से पूछे गए हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि
डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ड। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी 5 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। वेयर इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में कहाँ पर गहन निर्वाह कृषि जो है वो की जाती हैं। व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स। इसके 2 प्रकार कौन से हैं। डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप। प्रत्येक प्रकार की 2 विशेषताओं का यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप लोग इन तीनों जो एग्रीकल्चर टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम लोग एग्रीकल्चर टाइप्स में ही जो डिफरेंट टाइप हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो ये क्वेश्चंस हैं आप इनको कंप्लीट कीजिए। शाम तक आपको इनके आंसर्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे।